हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। सीडीएस की स्पेशल क्लास का आज है पार्ट 3। इसमें हम क्या कवर कर रहे हैं? इसमें कवर कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट बॉडीज़ जो काफ़ी न्यूज़ में रही हैं। सबसे पहले हमने देखा आरबीआई के बारे में, फिर हमने देखा सीबीआई के बारे में। ये वो बॉडीज़ हैं जिन पर आपको सीडीएस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन काफ़ी न्यूज़ में रही है, चाहे ऑपोजिशन ने आरोप लगाया हो ईवीएम को लेकर, चाहे जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं उसकी वजह से, चाहे 2019 का लोकसभा इलेक्शन आने लगा उसकी वजह से, चाहे नोटा पर डिबेट चल रही थी उसकी वजह से। बहुत सारे कारणों की वजह से इलेक्शन कमीशन हमेशा ही न्यूज़ में रहता आया है और इस साल भी कुछ अलग नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इलेक्शन कमीशन पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये हमारी एक संवैधानिक बॉडी है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन को आज हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी एक संवैधानिक बॉडी है। किस पार्ट में इलेक्शन कमीशन की बात करी गई है? पार्ट 15। हमारे संविधान का पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन की बात करी गई है। कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया में इलेक्शन कमीशन होगी? ये कहा गया है आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 324 ये कहता है इंडिया में क्या होगा? इलेक्शन कमीशन होगी। अब इलेक्शन कमीशन जो काम करती है वो अपनी पावर कहाँ से डिराइव करती है? वो डिराइव करती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 से। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 324। और जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन होगी वो कौन से आर्टिकल में कहा गया है? हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है? वो लिखा गया है आर्टिकल 243 के में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो हमारी बनी थी वो 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद बनी थी। 73rd और 74th अमेंडमेंट किस चीज़ के रिलेटेड थी? पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज के रिलेटेड। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि इलेक्शंस कौन कौन से कौन कंडक्ट करवाता है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये किस किस के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है? ये कंडक्ट करवाता है पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। इसके अलावा जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन हैं, वो भी कौन कंडक्ट करवाता है? वो भी करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जो म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन है, क्या ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है? नहीं, म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट करवाने की जिम्मेवारी किसकी है? वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। स्टेट इलेक्शन कमीशन की। इसी वजह से 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। अब ये तो बात हो गई स्टेट इलेक्शन कमीशन की। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बनी? ये बनी 25 जनवरी 1950 को। और हर साल 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वो मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा जो हमारे सामने बात आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कितनी कंपोजिशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1950 से लेकर 1989 तक हमारा एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। लेकिन 1989 में क्या हुआ था? 1989 में जो वोटिंग की एज थी वो क्या कर दी गई थी? 21 साल से कम करके 18 साल कर दी गई थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या हुआ? सरकार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 और कमिश्नर अपॉइंट किए थे। 2 और कमिश्नर।
तो पहली बार 1989 में ऐसा हुआ था कि 3 इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे, जिसमें से एक था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 लोग उसको असिस्ट करने के लिए, वो भी थे इलेक्शन कमिश्नर। तो 1989 में ये काम हुआ। तो उसके बाद जब ये सारा काम हो गया, वोटिंग होगी, तो दोबारा से एक लॉ पार्लियामेंट ने पास कर दिया था और 2 जो एक्स्ट्रा इलेक्शन कमिश्नर थे उनको हटा दिया गया। तो दोबारा से एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, 1993 में ये पक्का ही कर दिया कि इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर होंगे। एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसको असिस्ट करने के लिए 2 और इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अब ये इलेक्शन कमिश्नर जो है, अब है हमारा एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ में 2 और इलेक्शन कमिश्नर हैं 1993 से लेकर अब तक। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है इनका अकाउंट चेंज किया जा सकता है आगे भी। अब देखने वाली बात क्या है, एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 है इलेक्शन कमिश्नर। क्या इनकी पावर्स और सैलरीज में कोई डिफरेंस है? नहीं, दोनों की पावर्स और सैलरीज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेम है, सेम ही पावर्स हैं, सब कुछ सेम है। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आएगा रिमूवल में, वो हम आगे बात करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी और 2 इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी ये उतनी ही होती है जितनी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, उतनी ही सैलरी होती है इन दोनों की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हमारी जो बॉडी है इलेक्शन कमीशन की, उसमें हो गए 3 इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि अगर कहीं पर भी संदेह की बात आती है, फैसला लेने में दिक्कत होती है, तो ये तीनों लोगों में जिस तरफ मेजॉरिटी होगी वही फैसला आएगा। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर ज्यादा है या वोटिंग ज्यादा है। रिमूवल में डिफरेंस आता है पावर की, वो हम आगे देखते हैं। अब रिमूवल कैसे होता है? इलेक्शन कमीशन का जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसका रिमूवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाया गया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम कर सके और इसका टेन्योर जो है उसको सेव किया गया है। कैसे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए वही प्रोसीजर लगता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए लगता है। वो क्या है? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होना चाहिए उसका इम्पीचमेंट का प्रोसीजर 2/3 मेजॉरिटी से, 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, फिर ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। लेकिन अब डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, उसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर और थे, और ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं इनको हटाने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है। इनको कौन रिमूव कर सकता है? ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है इनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, लेकिन उसमें किसका कंसेंट चाहिए? उसमें कंसेंट चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट से पास होना होगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, लोकसभा राज्यसभा दोनों से। बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कंसेंट के साथ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट पावर प्रेसिडेंट के पास ही है। अगर वो किसी इलेक्शन कमिश्नर, अब जैसे सपोज एक केस आया था, ये देखिए 2009 में क्या हुआ। 2009 में जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे एन गोपाल स्वामी, तब इलेक्शन लोकसभा के आने वाले थे, तो उन्होंने क्या कहा, प्रतिभा पाटिल जी को कहा कि जो नवीन चावला उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर थे, ये बात नोट कीजिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? एन गोपाल स्वामी। उनका टेन्योर खत्म होने वाला था, इलेक्शन कमिश्नर थे नवीन चावला। तो गोपाल स्वामी जी ने प्रतिभा पाटिल को कहा कि नवीन चावला जो है फेवरिज्म कर रहे हैं किसी एक पार्टी के लिए, तो इस वजह से क्या किया जाए, नवीन चावला को हटा दिया जाए। लेकिन प्रतिभा पाटिल जी ने इसके लिए मना कर दिया। तो यहां से हमें पता चलता है अल्टीमेटली पावर किसके पास है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट को कह सकता है, लेकिन अल्टीमेट पावर प्रेसिडेंट के पास है कि वो उसको रिमूव करना चाहती है कि नहीं। तो बाद में क्या हुआ, गोपाल स्वामी जी रिटायर हो गए, तो हमारे अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे? वो बने थे नवीन चावला। अब ये तो हो गई हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात और इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की बात। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर इस्तीफा दे दे, रेजिग्नेशन दे दे प्रेसिडेंट को, तो फिर भी उनको हटाया जा सकता है। और अपॉइंटमेंट की बात भी कर लेते हैं।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है और इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर की बात कर लेते हैं। अब हमारे संविधान में फिक्स्ड इनके टेन्योर के बारे में बात नहीं की गई है, यानी कि प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर क्या होगा। अब प्रेसिडेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या टेन्योर डिसाइड किया हुआ है इस वक्त, उनका टेन्योर डिसाइड किया गया है 6 ईयर्स और 65 एज, यानी कि या तो 6 साल काम कर सकते हैं या 65 एज, यानी कि जो भी अर्लियर होगा उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाएगा। अब ये जो 65 ईयर्स और 6 ईयर्स का फंडा है, 65 एज और 6 ईयर्स का, इसमें पूरी पावर प्रेसिडेंट के पास है, वो इस टेन्योर को कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। अब बात आती है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है गवर्नर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अगर रिमूव करना हो तो इसका सेम प्रोसीजर है जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को रिमूव करना है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से बिल 2/3 मेजॉरिटी के साथ इम्पीचमेंट का प्रोसीजर 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए, तभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है। इलेक्शन कमीशन को क्या कहा जाता है? इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है गार्डियन ऑफ इलेक्शंस इन द कंट्री। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है। इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कौन लगाता है? इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा जो हमारे सिंबल्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के रिलेटेड, वो भी काम किसको दिया गया है? इलेक्शन कमीशन को। इसके अलावा जो डेट्स होती हैं इलेक्शन की, वो डिसाइड करना, जो पॉलिटिकल पार्टीज में या इलेक्शन में कोई इशू हो जाए तो उनका जो सॉल्व करता है इशू, वो भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन ये भी देखता है कि किसको स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी का दर्जा देना है, ये भी काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का है। इसके अलावा अगर कोई पार्टी 2 पार्टीज में डिवाइड हो जाती है तो पहली पार्टी का चुनाव निशान सिंबल कौन यूज करेगा, ये भी कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन ये भी डिसाइड करता है कि अगर किसी स्टेट में, इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करता है अगर किसी स्टेट में किसी पार्टी का कोई भी सिंबल है, सपोज उसके पास लोटस का सिंबल है, तो वो इंश्योर करता है कि जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे किसी और पार्टी के पास लोटस का सिंबल ना हो। यानी कि अगर कहीं पर भी कोई भी पार्टी, चाहे वो स्टेट पार्टी है, कोई सिंबल का यूज़ कर रही है, वो नेशनल पार्टी नहीं है, फिर भी उसी सिंबल का यूज़ किसी और स्टेट में नहीं किया जा सकता। ये भी इंश्योर करती है इलेक्शन कमीशन। अब आगे देख लेते हैं वीवीपैट। इस पर ऑलरेडी सीडीएस ने क्वेश्चन पूछ चुका है। वीवीपैट क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। अब ये क्या था? ये था कि ईवीएम के साथ वीवीपैट कनेक्ट कर दी गई थी 2014 में। सबसे पहले ये हुआ था नागालैंड में ट्रायल बेसिस पर हुआ था। तो वीवीपैट में क्या था? जो हमारा वीवीपैट है, जब आप वोट कर देते थे तो उसके बाद एक स्लिप निकल के आती थी, उस पर आपने किसको वोट की है और किस उसका चुनाव निशान क्या है, उस पर वो सारी इंफॉर्मेशन होती थी। यानी कि जो घपले होते हैं वोटिंग के दौरान, उसको ख़त्म कर दिया जाए, ये इंश्योर करती है हमारी वीवीपैट मशीन। यानी कि अगर आपने कोई बटन दबाया और उसके बाद आपको फिर भी चिंता लगी रहती है कि आपकी वोट उसी कैंडिडेट को गई कि नहीं गई, इसको इंश्योर कैसे किया इलेक्शन कमीशन ने? वीवीपैट को ईवीएम के साथ कनेक्ट कर उससे पर्ची निकलती है, आपने जिस बंदे को वोट की है उसका नाम, उसका चुनाव निशान, ये सब कुछ ऊपर आ जाता है, जो आपको श्योरिटी देता है कि आपने जिसको वोट डाली थी उसी को वोट डली है। तो वीवीपैट का ये काम था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी इलेक्शन कमीशन की। इसके अलावा जो हमारे फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स थे, ये आए थे 1998 में, और 2004 के बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि हर एक के पास फोटो आईडी कार्ड वोटर होना चाहिए। इसमें क्या होता था? फोटो आईडी कार्ड पे आपकी फोटो लगी होती थी, सारी इंफॉर्मेशन दी होती थी और ऊपर इलेक्शन कमीशन का होलोग्राम लगा होता था। तो ये कुछ बातें थी जो इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगर हमने कोई इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।